वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी में आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के अकॉर्डिंग इंटरनल अफेयर्स को बताता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कंपनी की जितनी भी डिटेल्स है वो कंपनी ने इशू कर रखी है और उसको वो रीड करना होगा, उसको पढ़ना होता है। और कंपनी भी ये मानती है, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी व्यक्ति जो डील कर रहा है कंपनी के साथ, वो व्यक्ति सारे प्रोविज़न्स को डिटेल में पढ़ के आया है, जितने भी आर्टिकल्स है कंपनी के उसको पढ़ के आया है। लेकिन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, उसके बारे में उस व्यक्ति को नहीं पता होता। तो उस चीज़ को बताने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया है। तो ये किसके फेवर में काम करता है? पर्सन के फेवर में काम करता है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है। और किसके अगेंस्ट में काम करता है? उस व्यक्ति, कंपनी के अगेंस्ट में काम करता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को बताता है, जिसमें पर्सन जो होगा डील करने वाला, उसको कोई बात यहाँ पे पता नहीं होती कि कंपनी के इंटरनल क्या चल रहा है। तो इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर प्रॉपर्ली कंप्लाइंट विद द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन सेफली प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग रिगार्डिंग एक्ट हैव बीन प्रॉपर्ली ऑब्जर्व्ड। कोई भी व्यक्ति कंपनी में जब इन्वेस्ट करने आएगा तो उस बात का उसको ये पता होगा कि एक तरीके से आर्टिकल्स जो है वो सारे उसने रीड कर रहा है, और कंपनी के अंदर जो वो डील कर रहा है तो उसको कोई इंटरनल प्रोसीडिंग की यहाँ पे इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई व्यक्ति जब डील करता है कंपनी के साथ तो उसको ये पता है कि इंटरनल प्रोसीडिंग के साथ इंक्वायरी करने की उसको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ये मान के वो चलता है। सो इफ़ेक्ट क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का? इफ़ेक्ट ये है कि जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उस व्यक्ति को यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता नहीं होता है। और जब भी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की बात करते हैं तो वो उनको ये पावर दी जाती है कि वो उनको सब पता है और इंटरनल डॉक्यूमेंट के बारे में पता है। आर्टिकल्स के अंदर सारे उसको अप्रूवल मिले हुए शेयर होल्डर से, और जब भी आउटसाइडर डील कर रहा है कंपनी के साथ तो डायरेक्टर ये मानते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी प्रोविज़न और सेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो कोई पर्सन जब डील करने आएगा तो ये पर्सन के फेवर में ही बात रहेगी कि उसने आर्टिकल वगैरह ये पढ़े हैं, और कंपनी के इंटरनल में क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की उसको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि वो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंडोर मैनेजमेंट है, इंटरनल अफेयर है। When can a person dealing with the company take benefit of doctrine of management? Yes, बेनिफिट ले सकता है। क्यों ले सकता है बेनिफिट? क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंट पढ़ के आया है और MOA AOA की नॉलेज है उसको, बट इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज नहीं है। तो इंटरनल इरेगुलरिटी का अगर कोई गड़बड़ होती है, कंपनी की गड़बड़ कोई होती है इंटरनल इरेगुलरिटी की या इंटरनल अफेयर की, तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी जिम्मेदार होगी। यहाँ पे इस चीज़ को इंडोर मैनेजमेंट बताता है। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो वहाँ पे कंपनी यहाँ पे जिम्मेदार नहीं होगी, वो कंपनी के फेवर में बात रहेगी और पर्सन के अगेंस्ट में रहेगी। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि ये पर्सन के फेवर में रहेगी क्योंकि उसको MOA AOA की नॉलेज है, लेकिन इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज नहीं है। तो पर्सन के फेवर में रहेगी और कंपनी के अगेंस्ट में रहेगी। इसी में एक केस आया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टोक्यो एंड का। हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एक डायरेक्टर है और डायरेक्टर को ये पता है कि एक सपोज़ करते डायरेक्टर है, और उस डायरेक्टर को ये पता है कि वो कंपनी के अंदर उसको ये पावर है कि वो बॉन्ड इशू कर सकता है, वो बॉन्ड इशू कर सकता है डायरेक्टर। तो जब वो कंपनी के अंदर बॉन्ड इशू कर सकता है, एक तरीके से बॉन्ड इशू कर सकता है कंपनी के अंदर, तो उसको कंपनी के पर्सन्स ने या कंपनी के मेंबर्स ने AGM के अंदर ये बता दिया कि आप बॉन्ड इशू कर सकते हो।
बट कितना अमाउंट इशू कर सकते हो वो यहाँ पे नहीं बता रखा, अमाउंट यहाँ पे नहीं बता रखा उस व्यक्ति का। तो कितना अमाउंट इशू कर सकता है डायरेक्टर, वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। जब कंपनी का डायरेक्टर बॉन्ड इशू करता है तो वो 2000 पाउंड का बॉन्ड इशू करता है, 2000 पाउंड का बॉन्ड यहाँ पे इशू करता है। तो जब वो डायरेक्टर 2000 पाउंड का बॉन्ड इशू करता है तो यहाँ पे एजीएम में जब वो मीटिंग में जाता है तो उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं मिलती। तो जब अप्रूवल नहीं मिलती तो उसका बॉन्ड से फंड रेस करना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर कौन जिम्मेदार है, आउटसाइडर जिम्मेदार है जिससे उन्होंने बॉन्ड रेस करा, या फिर वो डायरेक्टर जिम्मेदार है जिसने बॉन्ड से फंड को रेस करा। तो यहाँ पे डायरेक्टर जिम्मेदार है क्योंकि आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है। कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टर कंपनी के लिए बोरो कर सकता है मनी ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, लेकिन उसको रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा। अगर रिजोल्यूशन पास नहीं होता है तो डायरेक्टर क्या बोरो मनी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसमें कंपनी लायबल होगी, यहाँ पे डायरेक्टर के बिहाफ पे कंपनी लायबल होगी और वो आउटसाइडर जो होगा उसको वहाँ पे पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इस केस में भी यही हुआ है। रॉयल ब्रिटिश बैंक के जो डायरेक्टर है उन्होंने टर्क्वाइंट से बोरो मनी करा था किसी भी ऑथराइजेशन के बिना, शेयर होल्डर के बिना, यानी कि बिना रिजोल्यूशन के पास करे उसने बोरो मनी करा था 2000 पाउंड्स का। और जब मिस्टर टर्क्वाइंट को ये पता चला तो उन्होंने इसका केस फाइल करा जिसके अंदर मिस्टर टर्क्वाइंट के फेवर में केस गया और उनको यहाँ पे पैसा लौटाया गया। टर्क्वाइंट हैड लैंड मनी टू द कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑथराइजेशन फ्रॉम शेयर होल्डर हैड बीन टेकन। ये पता चला कि टर्क्वाइंट का जो मनी है वो वापस उसको लौटाया गया क्योंकि यह शेयर होल्डर की ऑथराइजेशन, शेयर होल्डर का यहाँ पे अप्रूवल नहीं थी, इसलिए यहाँ पे टर्क्वाइंट को मनी डायरेक्टर के द्वारा प्रोवाइड करा गया। सो इट वॉज हेल्ड दैट मनी बोरो बाय डायरेक्टर विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर अमाउंटेड टू मेयर इंटरनल इरेगुलरिटी। इसको क्या माना गया, इंटरनल इरेगुलरिटी माना गया। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर की गलती ये थी कि उसने बिना अप्रूवल के यहाँ पे मनी बोरो करा और आर्टिकल में लिखा होता अप्रूवल के मनी बोरो करे और शेयर और जो आउटसाइडर था वो पढ़ के ये बात को आया था। तो आउटसाइडर की गलती नहीं थी, यहाँ पे किसकी गलती थी, यहाँ पे कंपनी की गलती थी। और इस केस में टर्क्वाइंट ने यहाँ पे जो लोन था, लोन का अमाउंट को क्या करा, रिकवर करा। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा, इस केस को समझ के हमने रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट के केस को समझ के हमने इंडो मैनेजमेंट को समझा है कि इंडो मैनेजमेंट कंपनी के इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में बात करता है। जब कंपनी में इंटरनल इरेगुलरिटी रहती है तो वो कंपनी की गलती होती है और यहाँ पे जो पर्सन होता है, आउटसाइडर होता है, उसकी गलती नहीं होती है। और ये किसके फेवर में काम करता है, ये फेवर में काम करता है कंपनी के साथ जो आउटसाइडर है उसके, और अगेंस्ट में किसके काम करता है, कंपनी के अगेंस्ट में ये काम करता है। तो इस वीडियो में हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट जो क्या बताता है, इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में बताता है कि अगर इंटरनल इरेगुलरिटी होती है तो उसमें कंपनी जिम्मेदार होगी, पर्सन जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि पर्सन एमओए और एओए की नॉलेज रखता है और लेकिन इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज नहीं लगता है, जैसे कि हमने इस लाइन में यहाँ पे पढ़ा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर करा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये सोचा, हमने पढ़ा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सेप्शन की बात करेंगे इंडो मैनेजमेंट की। थैंक यू।